नमस्कार। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। सत्र संपन्न होने से पहले सदन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करीब 40 मिनट तक सदन को संबोधित किया और इस संबोधन में उन्होंने हर उस मुद्दे पर बोला जिसका जवाब विपक्ष के लोग चाह रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय रंजन है और वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश सिंह भी हैं। समझेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 40 मिनट में जिन जिन बिंदुओं पर कहा, जैसा कि उन्होंने कहा कि किस तरह उनके सरकार को गिराने को लेकर एक तरीके से फंडिंग होती है, बैठक होती है, रणनीति बनाई जाती है। नगड़ी के मसले पर उन्होंने क्या कुछ कहा, शिबू सोरेन के मसले पर उन्होंने क्या कुछ कहा, एक एक बिंदु पर बात करेंगे विस्तार से। हमारे साथ दोनों सहयोगी मौजूद हैं। संजय, पहले ये बताइए कि 40 मिनट में प्रमुख 5 बिंदु कौन से हैं जिस पर मुख्यमंत्री ने फोकस करके बोला? देखिए, चूँकि आप बिंदुवार पूछ रहे हैं सनी, तो सबसे पहले तो भारत रत्न का जो प्रस्ताव पारित किया गया है सदन से आज, उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने बातचीत कही और कैसे गुरुजी की जो भूमिका आदिवासी, पिछड़े, दलित और जो वंचित वर्गों के उत्थान में रही है उसका जिक्र किया। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि सदन जो है सर्वसम्मति से इसको पारित किया है, लेकिन उन्होंने एक सवाल भी छोड़ दिया। सवाल भाजपा के ऊपर और एक तरीके से आरोप ही था कि हम लोगों ने सदन से पारित तो करा दिया है गुरुजी को भारत रत्न देने का प्रस्ताव, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार है। आगे क्या होगा इस प्रस्ताव पे, केंद्र क्या फैसला लेगी, बीजेपी किस तरीके से इसको देखेगी, वो देखने वाली बात होगी। तो एक तरीके से एक आशंका भी उन्होंने जताई। दूसरा जो महत्वपूर्ण रहा वो ये था रिम्स 2, खास करके इसका जिक्र इसलिए भी करना ज़रूरी है कि नगड़ी में ज़मीन को लेकर के जो विवाद चल रहा है और लगातार इसको लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे आदिवासी की सरकार होने के बावजूद जो है आदिवासी सड़क पर हैं। बाकायदा उन्होंने इसका जिक्र किया और कहा कि रिम्स 2 तो अभी विचारों में ही है, बावजूद इसके सिर्फ जो है विपक्ष और ख़ास करके भाजपा की ओर उनका इशारा था कि कैसे षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे सुधारना चाहूँगा, आपने जो एक शब्द का उपयोग किया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गिराने को लेकर के, गिराने की बात सरकार की उन्होंने नहीं की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है और राज्य के लोगों को खड़ा किया जा रहा है और इसमें जो है फंडिंग हो रहा है। तो एक तरीके से भाजपा के ऊपर मुख्यमंत्री ने बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है फंडिंग कर रही है लोगों को सरकार के खिलाफ गुमराह करने के लिए, खड़ा करने के लिए। ये 2 पॉइंट हुआ। तीसरा जो है वो जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि एक आम सी जो एक चर्चा जो हो रही थी बीते 1-1.5 महीने में कि एक कयास लगाया जा रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत प्रमुख अखबार हो या टीवी हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरीके का दावा किया कि बीजेपी के साथ कोई कोलैबोरेशन होने जा रहा है, लेकिन जो मुख्यमंत्री ने जो आज बातें कही हैं तो उससे एक स्पष्टता जरूर दिख रही है कि ऐसी कोई संभावनाएं तो फिलहाल नहीं है। जिस तरीके से आप देखिए कि एक बड़ी बात उन्होंने कह दी, प्रधानमंत्री कार्यालय के ऊपर हेमंत सोरेन ने, मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर टिप्पणी की है और ये बड़ी बात है सनी कि मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर ये बात कही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय हर रोज़ यह निगरानी करता है कि झारखंड में जो खनन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। दरअसल वो ये जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे कि झारखंड में चाहे कोयला हो या फिर दूसरी जो चीज़ें जो खनन होती हैं, बॉक्साइट वगैरह और यूरेनियम का जो मसला है, जादूगढ़ा का जो इलाका है उसका जिक्र कर रहे थे और उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ के लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन केंद्र को जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ के लोगों को। और इसी के साथ उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि कैसे जो है प्रधानमंत्री कार्यालय डेली यह मॉनिटरिंग करता है कि यहाँ पे खनन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये बड़ी बात है और गंभीर बात है। इसके अलावा SIR का भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से वोट चोरी किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी अभी भारत वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में और लगातार जिस तरीके से एक मैसेज देने की प्रयास है विपक्ष के द्वारा, तो राहुल गांधी और विपक्ष के उस मुहिम को भी हेमंत सोरेन ने सदन में आवाज़ दी है। तो ये 3-4 जो बड़े मुद्दे थे जिस पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बात कही है। और मुझे अलावा और कोई मुख्य बिंदु जो लग रहा है आपको कि बोले उस पर? देखिए, बेसिकली उन्होंने विपक्ष को टारगेट किया कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो विकास योजनाएं हैं, उनको विपक्ष जो है वह प्रभावित करता है। जैसे संजय ने भी बताया कि उन्होंने रिम्स 2 का नाम लिया कि वह अभी विचारों में ही है।
एक तरह से उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि फ़िलहाल रिम्स 2 को लेकर कोई खास वहाँ पर प्लानिंग सरकार की नहीं, वो सिर्फ विचार में ही रहा है। इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्या माना जाए कि सरकार बैक हो सकती है वहाँ से? बिल्कुल, जैसा उन्होंने कहा विचारों में है, तो जाहिर सी बात है विचारों में तो कोई ठोस कार्रवाई उसे लेकर अब तक सरकार ने नहीं की है। ये एक तरह से मैसेज मुख्यमंत्री ने देना चाहा सिर्फ तार से घेराबंदी हुआ था। और उन्होंने बाकायदा ये कहा कि लगातार जो है वह फंडिंग करके सरकार के खिलाफ लोगों को खड़ा किया जाता है। और उन्हें एक रांची के फ्लाईओवर का भी जिक्र किया। आपको याद होगा कि मई महीने में जब फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ था, उससे पहले बहुत राजनीति हुई थी। विपक्ष और सीरम टोली और आदिवासी संगठनों ने उसे लेकर काफ़ी एक तरह से कहें तो विरोध किया था। जो वहाँ पर सरना धर्म स्थल है उसका जो क्षेत्र होता है वो थोड़ा सिमट रहा था, उसे लेकर वहाँ लोगों का विरोध था। आखिरकार फ्लाईओवर जो अब रनिंग स्थिति में, तो उन्होंने बाकायदा ये कहा कि फ्लाईओवर को लेकर भी इन्होंने राजनीति शुरू कर दी थी रांची में, और अब फ्लाईओवर जो है वह रांची के लोगों के काम आ रहा है और उससे लोगों को का जो लाइफस्टाइल है, जो ट्रैफिक है, वह सुगम हुआ है। उसके लिए मुख्यमंत्री ने जो सबसे, और आप देखेंगे कि उन्होंने जो नया भारत सरकार का जो एक कानून है, जो संविधान संशोधन जो सरकार ला रही है, जिसमें अगर आप 30 दिनों तक कोई मंत्री या फिर कोई सीएम या पीएम कोई भी 30 दिनों तक जेल में रहता है तो उसे उसका इस्तीफा एक तरह से वो मतलब पद से हटा दिया जाएगा। तो इस जो संविधान संशोधन है उसे लेकर मुख्यमंत्री ने घेरा विपक्ष को या केंद्र की जो सरकार है उसे, कि यह कहीं ना कहीं एक हिडन कोई एजेंडा है जिसे लेकर ये लोग आगे चल रहे हैं, और ये एजेंडा क्या है ये बाद में पता चलेगा। और उन्होंने इसके औचित्य पर सवाल उठाया। और इसके पीछे देखिए कहीं ना कहीं एक हेमंत सोरेन की मंशा रही होगी यह बताने की कि कई बार जब कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जब जेल जाता है तो पहले उन्होंने खुद भी, जब मुख्यमंत्री जब ईडी के केस में जब जेल गए तो उससे पहले उन्होंने राजभवन जाकर अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। तो एक तरह से यह परंपरा रही है कि जब कभी कोई व्यक्ति जब या मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो जब वह गिरफ्तार होता है तो अब नैतिकता के आधार पर वह इस्तीफा दे देता। हालांकि उसके कुछ आप दिल्ली में केजरीवाल का मामला आया, तमिलनाडु में एक मामला आया था जहाँ के एक मंत्री थे सेंथिल, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। तो ऐसे उन्होंने एक तरह से ये बताने की कोशिश की कि जब भी ऐसा इस कानून की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नैतिकता के आधार पर लोग इस्तीफा देते रहे हैं, तो उनकी मंशा ये रही बताने की कि कोई ना कोई जो एजेंडा है, हिडन एजेंडा है, उसे लेकर केंद्र की सरकार आगे बढ़ रही है। और एक तरह से उन्होंने यह जताने या बताने की कोशिश की कि जहाँ पर विपक्ष की सरकारें हैं, जो भाजपा के जो विपक्षी दलों की सरकारें हैं, तो इस कानून का इस्तेमाल उन दलों के खिलाफ हो सकता है। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो 40 मिनट बोले और उसके बाद पत्रकार दीर्घा से लेकर नीचे उतरने तक जो चर्चा थी, यही चर्चा थी कि जो चर्चा उस वक्त हो रही थी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता दिसुम शिबू सोरेन के इलाज के लिए महीनों तक दिल्ली में थे, तब कई तरह की चर्चा थी कि बीजेपी और जेएमएम बहुत पास आ रहा है, आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। आज मुख्यमंत्री के भाषण सुनने के बाद कहा जा सकता है या फिर लग रहा है कि इन सब बातों पर अब पूरी तरह से विराम जो है खुद मुख्यमंत्री ही लगा दिए हैं। हालांकि ये चर्चा सिर्फ गॉसिप में था, मीडिया में तो बहुत खुलकर ऐसी बातें आई नहीं। यहाँ तो झारखंड में मैं जब से हूँ यहाँ पे और जर्नलिज्म कर रहा हूँ, इवन जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था 2011 में, उस वक्त से मैं देखते आ रहा हूँ कि जो भी सरकारें बनती है तो सप्ताह में एक न एक दिन जो है वो चर्चा होती है कि आज ये हो रहा है तो कल वो हो रहा है, गिर रहा है तो मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है तो ये मंत्री कब पद जा रहा है। तो इस तरीके की बातें तो कॉमन ठीक है, वो चलता है। लेकिन अगर इस ये भी बातें जो हो रही थी, अगर मुख्यमंत्री की आज सदन के अंदर के अगर भाषण को सुना जाए गौर से, तो आपको लगेगा कि नहीं, वो एग्रेशन जो है बीजेपी के प्रति, केंद्र के प्रति खास करके, वो दिखा। एक जो बातचीत जो मुझे लगता है कि उसका जिक्र करना चाहिए सनी, कि मुख्यमंत्री ने एक बात पे बहुत जोर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे जो है राज्य की जनता ने ताकत दिया है और उसी ताकत के साथ मैं जो है सरकार को चलाऊंगा आने वाले दिनों में। तो एक तरीके से आप मुख्यमंत्री के इस लाइन को आप ऐसे समझिए, लालू यादव बोला करते थे अपने भाषणों में कि सरकारें जो हैं हनक से चलती है। मतलब कि सरकार अगर कोई निर्णय ले रही है और अगर दृढ़ इच्छा रखती है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो करेगी। बाकी विपक्ष का षड्यंत्र पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने सवाल किया वो एक अलग मसला है। तो एक मैसेज भी दिया है। आप रिम्स 2 को लेकर के जो आप और अखिलेश जी से जो आप जवाब ले रहे थे, तो ऐसा भी नहीं है कि मुख्यमंत्री ने इशारा कर दिया है कि रिम्स 2 वहाँ नहीं बनेगी। वो यह बोल रहे थे कि अभी तो ये सिर्फ विचारों में सोचते हैं और उसके पीछे साजिश शुरू हो जाती है। बिल्कुल। उन्होंने यहाँ तक कहा कि युवाओं के बारे में भी
हालांकि मुझे लगा कि नौकरी वगैरह पर बोलना चाह रहे थे। मैं उसी पे आ रहा था कि देखिए उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आप समझिए कि ये बहुत बड़ी बात सदन में मुख्यमंत्री ने कही है कि भले ही वो सरकार में आ गए हैं और सरकार में हैं भी, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं, हालांकि जब मुख्यमंत्री यह बोल रहे हैं तो यहाँ पे तो एक सवाल बनता है जो जायज़ सवाल है कि अगर मुख्यमंत्री को लग रहा है कि कोई है जो उनके आइडियाज़ में व्यवधान डाल रहा है तो उस व्यवधान को रोकना, दूर करना या फिर वैसे लोगों को जिम्मेदारियों से मुक्त रखना, ये तो काम इनका है। लेकिन एक सवाल ये आ जाता है कि भाई इनके पास पदाधिकारी ही कितने हैं, कितने आईएएस हैं। सिर्फ इतना नहीं बोले, उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये ऐसे पद पर कौन लोग बैठे हैं, SC ST OBC तो बैठा नहीं है। मतलब मुख्यमंत्री तो बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे, ऐसा लग रहा है। हाँ, उन्होंने कई बातें जो हैं वो संकेत में कही, ये जाहिर सी बात है। और देखिए मुख्यमंत्री बेसिकली यह बताना चाह रहे थे कि उनकी सरकार है यहाँ पर, और वह जैसा उन्होंने शुरुआत किया बहुत भावुक अंदाज में, उन्होंने पहले शिबू सोरेन को याद करते हुए कहा कि दलित पीड़ित और जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए राज्य की सरकार काम करे। बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, और जो उन्होंने 5 साल जो उन्होंने जो काम किया उसकी बदौलत यहाँ की लोगों ने, यहाँ की जनता ने उन्हें बड़ा बहुमत दिया है। तो एक तरह से उन्होंने बताने की कोशिश की कि जो जनता है वह उनके साथ है। और बाकी उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पे कुछ चीज़ों को रोकने की कोशिश होती है, और संस्थागत तरीके से, जैसे CBI और ED ऐसी संस्थाएं हैं। तो चूँकि पिछली बार जब उनकी सरकार थी 2 बार मतलब लगातार उन्हें ED का सम्मन हुआ, उन्हें जेल भी जाना पड़ा, और उनका इस्तीफ़ा भी हुआ इस दौरान। और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो पिछली बार जब जो 5 साल का जो टर्म रहा वो ED और केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के चलते बाधित हुआ, कोरोना और उसके बाद ये सब तो इस प्रकरण के चलते बाधित हुआ। तो उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि बावजूद इसके जनता ने उन्हें चुना। और उसके बाद उन्होंने एक और ये कहा कि चूँकि एजेंसियां बाधित करती हैं और कई योजनाओं को कानूनी तरीके से रोका जाता है, तो चूँकि उन्होंने कोर्ट का यहाँ नाम नहीं लिया या फिर यह नहीं बताया कि कोर्ट रोक देती है, लेकिन एक तरह से उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कानूनी तरीके से, यानी लोग कोर्ट की शरण में जाते हैं और कई बार कोर्ट से स्टे लग जाता है। आप देखिए हाल में बहुत चर्चित मामला है JSSC CGL का। परीक्षा हुई, सरकार ने परीक्षा को लिया, और एक बहुत बड़ा तबका है छात्रों का जो यह आरोप लगाता है कि उसमें पेपर लीक हो गया। और वह पूरा मामला जो है अभी हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट ने उस रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक, आपकी खबर छपी है कि फिर से हाँ उसमें नहीं एक SIT गठित हुई है। तो मैं अब चूँकि उसमें पिछले कई महीनों से उस परीक्षा का जो रिजल्ट है वह जारी नहीं हो रहा, और उसे हाईकोर्ट ने रोका हुआ है, स्टे लगाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के पीछे मुख्यमंत्री ने इशारा किया कि कानूनी तरीके से कई चीज़ों को रोका जाता है। और जाहिर सी बात है हाईकोर्ट ने पिछले ही दिनों ही JSSC के मामले में काफ़ी कड़ा रुख था, जो CID का जो बाकायदा जो हलफनामा था उस पर कोर्ट ने आपत्ति जताई थी। और हालांकि अब तक कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिला जिसे कहा जा सके कि पेपर लीक है, लेकिन हाईकोर्ट की अपनी आपत्तियां हैं, तो संभव है कि मुख्यमंत्री के विचारों में ये बातें रही होंगी। अच्छा, आप तो BJP बीट कवर करते हैं हिंदुस्तान से, तो मुख्यमंत्री जो लगातार सदन में बोलते रहे कि फंडिंग करके हमारे कामों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, क्या ऐसा हो रहा है या फिर कोई भी कार्यक्रम बिना फंडिंग का नहीं होता? देखिए ये फिलहाल तो ये मुख्यमंत्री के आरोप हैं, इसके पीछे क्या सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, जब भी कोई आंदोलन होता है जाहिर सी बात है कि आंदोलन के पीछे फंडिंग होती है। बिना फंडिंग के कोई आंदोलन नहीं हो सकता, और ये गैर कानूनी भी नहीं है। अगर हमें कहीं जाना है, कहीं कोई आंदोलन करना है, तो उसमें कई सारी व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे पैसे। मतलब छोटा सा स्टूडेंट का भी आंदोलन होता है तो उसमें 100 रुपये चंदा करते हैं, जनरेटर का पैसा, टेंट का पैसा, दोनों अलग इंटेंशन का मसला है। आप देखिए कि फंडिंग को लेकर के ही जो है कई सारे न्यूज़ एजेंसी, न्यूज़ वेबसाइट, और सिर्फ इसलिए इन चीज़ों पे कार्रवाई हो जाती है कि भाई इनका इंटेंशन क्या है। मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि आप स्वतः आंदोलन अगर पब्लिक खड़ी हो जाए हेमंत सोरेन के सरकार के खिलाफ, वो एक अलग मसला है। हेमंत सोरेन ये बोल रहे हैं कि फंडिंग किया जा रहा है, मतलब पैसा किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, और उसमें जो साजिश रची जा रही है, जो मुख्यमंत्री का आरोप है, उसकी बातचीत हम लोग कर रहे हैं। कार्यक्रम का ऐसा थोड़ा है कि कोई एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होना है और उस कार्यक्रम में कुर्सियां लगानी है और उसकी बात नहीं हो रही। उसमें तो उसका पैसा अलग है, और एक इंटेंशन के साथ लोगों को खड़ा कर देना उसकी एक अलग मंशा है। देखिए कोई भी फंडिंग, ये कोई फॉरेन फंडिंग और या मुझे लगता है कि इस हिसाब से जोड़कर मुख्यमंत्री बोलना चाह रहे होंगे कि पिछले दिनों हूल दिवस पर जो कार्यक्रम था वहाँ पर चंपई सोरेन जाने वाले थे। उसके बाद चंपई सोरेन से जुड़े 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उन पर कई तरह के आरोप लगे। हालांकि कुछ ही दिन बाद दोनों को बेल भी मिल गया। तो उस परिप्रेक्ष्य में क्या बोलना चाह रहे थे?
और नगड़ी के परिप्रेक्ष्य देखिए, उन्होंने हूल दिवस के आंदोलन का कोई चर्चा नहीं किया, जिक्र नहीं किया। उन्होंने बस 2 ही विषयों का जिक्र किया। पहला रांची के जो फ्लाईओवर का जो आंदोलन था उस आंदोलन का जिक्र किया, और फिर रिम्स 2 के आंदोलन का जिक्र किया। हालांकि हूल का पूरा विवाद है वह काफ़ी अलग तरह का विवाद है, उसमें आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी हुई और 18 दिनों में जमानत मिल गई। जनरली ऐसा होता नहीं है कि आपको कोई निचली अदालत आर्म्स एक्ट के केस में वो भी 18 दिनों में आपको जमानत दे दे। तो वो जो पूरी प्रोसीडिंग है गोड्डा पुलिस की, उस पर कई सारे सवाल हैं। तो वो एक बहुत ही अलग मामला है, और उस पर चूंकि वो मामला सब्जुडिस है तो उस पर आगे जो कानूनी प्रक्रिया होगी, जो कोर्ट के जजमेंट आएंगे, और उसमें चूंकि आर्म्स वगैरह भी जब्त हुआ था तो उसमें एफएसएल की रिपोर्ट्स वगैरह भी आनी है। तो कई सारी चीज़ें हैं, वो पूरा मामला अभी जो है वो कानूनी तौर पे बहुत साफ तौर पे अभी उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, कुल मिलाकर के सनी अगर एक लाइन में समझें, जो उनका एक जो मर्म था बातों का, वो ये था कि वो आदिवासियों को खड़ा किया जा रहा है इनके विरोध में। चाहे सिरमटोली का जिक्र किया उन्होंने, या फिर रिम्स 2 नगड़ी का जिक्र किया, तो यहाँ पे तो वही आदिवासी समाज के ही लोग खड़े हो रहे हैं ना। तो कुल मिलाकर के उनका यही था कि अपने ही लोगों को जो है खड़ा किया जा रहा है, और उसकी बात तो उन्होंने कही कि इसको लेकर के फंडिंग किए जा रही है। हांसदा एनकाउंटर मसले पर तो कुछ नहीं कहा। नहीं, उस पर आज मुख्यमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा, उस पर कोई बात भी नहीं हुई। और एक तरह से ये मामला जो है आगे मुख्यमंत्री के लिए या फिर संथाल परगना में जो उनकी पार्टी है उसके लिए एक तरह से कहें तो मतलब उनके विपरीत ये जा सकता है। ये पूरा मामला, सूर्या हांसदा का मामला बहुत इमोशनली आप देख रहे हैं, वो कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर ये भी फंडिंग वाला आंदोलन है? उस मामले में लोग कनेक्ट हो रहे हैं। कई बार मैंने सोशल मीडिया में देखा कि वहाँ जो सूर्या हांसदा जो स्कूल चलाते थे, वहाँ के बच्चों का फुटेज आया, वो रोते बिलखते उनकी तस्वीरें आई। और सोशल मीडिया में कई जो आदिवासी समाज के लोग थे जो हेमंत सोरेन सरकार को समर्थन भी देते हैं, वह भी इस मामले में आपत्ति जाहिर कर रहे हैं कि जो इनकाउंटर है वह कहीं ना कहीं फेक है, या फिर ये एक सही इनकाउंटर नहीं। ये सवाल उठाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, और आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, आप इसे फॉलो करें तो आप कई आदिवासी समाज से जुड़े लोग ही इस मामले में सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल तो है, और वो लोग जो हेमंत सोरेन के कोर समर्थक रहे हैं उन लोगों के बीच से भी ये सवाल आ रहा है। तो ये बड़ी बात है। सवाल तो उठ रहा है, हालांकि सरकार की तरफ से नहीं बल्कि सरकार में ही शामिल एक विधायक, लिट्टीपाड़ा के विधायक हेमलाल मुर्मू के तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूर्या हांसदा को शूटर, टेरर घोषित किया गया, और गिनाया गया कि किस तरह से 24 से अधिक अलग अलग मामले दर्ज हैं। और इसलिए ये जो है मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बना रही है। सूर्या हांसदा कोई बहुत बड़ा सामाजिक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो टेरर थे। हालांकि ये आप देखिए कि बोलना पड़ रहा है ना, मुद्दा तो बीजेपी, अगर बीजेपी मुद्दा बना भी रही है तो मुद्दा तो बना है। और जैसा कि अखिलेश जी बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे उसका रिफ्लेक्शन तो दिख रहा है कि ट्राइबल समाज का जो यूथ लड़का है कम से कम वो सवाल तो कर रहा है। देखिए, कई तरीके का सवाल होता है, ये सिर्फ सूर्या हांसदा के एनकाउंटर पे ही नहीं हुआ, अमन साहू के एनकाउंटर पे भी सवाल हुआ था। तो सवाल तो अब चूंकि इसमें मुझे लगता है जितने एनकाउंटर होते हैं उस पर सवाल। पुलिस का बयान एक अलग मसला है, सरकारें अपने अपने तरीके से पक्ष रखा करती हैं, लेकिन अमन साहू के समय में इस तरीके का नहीं था कि लोग सोशल मीडिया पे और लगातार अब तक, अब देखिए मुझे लगता है कि 1 सप्ताह से तो ज़्यादा का वक्त हो गया है, और अब भी जो है लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये एक मामला है जो परेशानी का सबब, जैसा अखिलेश बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। मैं फ्यूचर में पॉलिटिक्स पे उसका क्या असर होगा उसे अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन एक चीज़ है कि लोगों के जहन में इस बात को जो है जिंदा तो रखने में बीजेपी कामयाब हो रही है। तो बिल्कुल बीजेपी सूर्या हांसदा के मसले को जिंदा रखने में कामयाब हो रही है, लेकिन सरकार और सरकार के लोग अपने तरीके से जो है इसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो 22 अगस्त से 28 अगस्त तक विधानसभा का ये मानसून सत्र था। इसमें कुल 4 कार्य दिवस थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो प्रश्नकाल, जनता का जो सवाल होता है, वो इस सदन में एक भी नहीं उठ पाया। क्या एक भी प्रश्नकाल में सवाल हुआ? बिल्कुल, किसी भी दिन प्रश्नकाल पर कोई चर्चा नहीं हो पाई, एक भी जनता के सवाल जो हैं सदन में नहीं आ पाई। ये बहुत ही गंभीर मामला है। और देखिए, पूरे सत्र में एक ट्रेंड ये रहा कि विपक्ष, जनरली ऐसा होता है कि विपक्ष अपने मुद्दों पर वेल में आती है और हंगामा करती है, लेकिन यहाँ इस बार सत्ता पक्ष भी ज़्यादा हावी रही इस विषय में। सत्ता पक्ष ने बिहार के SIR के मुद्दे को और वोट चोरी के आरोपों पर जमकर नारेबाजी की, और बाकायदा सदन जो है वह नहीं चल पाया। कई बार स्पीकर बोलते रहे कि बहुत कष्ट होता है ऐसा देख करके कोई सवाल नहीं आ रहा है। अमित शाह को भी कोर्ट किए कि लोकसभा में वो ऐसा बोल रहे थे। हाँ, और बाकायदा उन्होंने कहा कि बहुत कष्ट होता है ऐसा देखकर कि कोई मतलब सवाल हम नहीं ले पा रहे हैं, प्रश्नकाल नहीं आ पा रहा है। तो स्पीकर के अपील के बावजूद जो सत्ता पक्ष है वह भी
नहीं चाहता था, ऐसा प्रतीत हुआ सदन में कि सदन की कार्रवाई चले या प्रश्न काल चले। और आज जब सत्र की समाप्ति हो गई है तब आप देखें एक भी प्रश्न, जनता का प्रश्न नहीं आ पाया। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, तमाम व्यवस्था पर, पूरी व्यवस्था पर ये एक बड़ा सवाल है। ये ट्रेंड बनते जा रहा है यहाँ से लेकर। बिल्कुल ट्रेंड ही बनते जा रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है आम लोगों के लिए, जो नागरिक हैं उनके लिए नहीं, जो किसी का वोटर हैं। वोटर तो सबको ही है, लेकिन जो समर्थक बन चुका है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, राजद का हो, जेएमएम का हो या फिर माले का हो, जो समर्थक है उसको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। दुर्भाग्य है कि नागरिक अब रहा नहीं, सब कोई समर्थक ही बन चुका है। तो इस वजह से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे सरकारें जेएमएम की हो, स्टेट में दिल्ली में या बीजेपी की सरकारें हों, या फिर यहाँ भी जब बीजेपी की सरकारें थी, यही ट्रेंड चल पड़ा है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब क्या तो बिल्कुल काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि अक्सर विधानसभा जब भी कॉल होता है तो जनता और ख़ास करके जनप्रतिनिधि भी ये उम्मीद लगाए रखते हैं कि उनके उठाए गए सवाल सदन के पटल पर उठेगा, सरकार की तरफ से जवाब आएगा, जनता का कुछ काम होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। शुक्रिया। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in